बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाई। तो सिंपल इसका आंसर ये होगा कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और अगर वो यूनिट के बगैर है या फिर कोई यूनिट लिखा हुआ है उसके साथ कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है हमारे लिए। हम नहीं समझ सकते कि वो वैल्यू या वो नंबर या वो यूनिट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारे पास मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक आयरन रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस स्केल के साथ इसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो हमारे पास इसकी जो लेंथ आती है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर 5 सेंटीमीटर में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दूं, ठीक है, और इसके साथ सेंटीमीटर को मेजर ना करूं या सेंटीमीटर की रिप्रेजेंटेशन ना दूं, ठीक है, सिर्फ 5 लिखा हुआ हो, तो हम नहीं बता सकते कि ये 5 हमें क्या डिफाइन कर रहा है। ये हमें लेंथ डिफाइन कर रहा है, ये हमें किलोग्राम अगर है तो हमें मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सिर्फ 5 लिखा हुआ हमें क्या बता रहा है। हाँ, ठीक है, अगर इसके साथ हमें सेंटीमीटर या मीटर लिखा हुआ नजर आता है तो हम ये कहते हैं कि लेंथ की मेजरमेंट है। ठीक है, अच्छा, तो यानी ये जो सिर्फ 5 लिखा हुआ नंबर है ये हमारे लिए मीनिंगलेस है और ये हमें कंफ्यूज करेगा कि हम इस आइडेंटिटी को क्या नाम दें या किस वैल्यू की मेजरमेंट की गई है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखते हैं तो फाइनली हमें इसका कंक्लूजन ये मिलता है कि हमारे पास कोई भी लिखा हुआ नंबर जो कि विदाउट यूनिट हो या फिर कोई यूनिट जो कि बगैर नंबर के साथ लिखा हुआ, यानी सिंपल अगर किलोग्राम लिखा हुआ आ जाए, तो अब मुझे नहीं मालूम कि किलोग्राम हाउ मच किलोग्राम, लाइक के 2 किलोग्राम अगर है तो मैं उसको स्पेसिफाई या उसकी मेजरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मगर अगर सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है तो भी हमारे पास ये मीनिंगलेस है, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है विदाउट यूनिट तो ये भी मीनिंगलेस होगा। ठीक है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा हमारी वैल्यू का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मगर अगर हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनके यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं से ड्राइव होके फिर बाकी दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं या फिर ड्राइव यूनिट्स जो है हमारे पास बेस यूनिट से ड्राइव होकर फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को यानी बेस वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम एक नया प्रोडक्ट जिसको हम ड्राइव यूनिट का नाम दे रहे होते हैं वो हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा ये कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें हर एक क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, तो हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज को हाईलाइट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती और हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को यूज करते हुए जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट द ईच इक्वेशन और ईच क्वांटिटी हैज ओनली वन स्टैंडर्ड यूनिट, सो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई अ क्वांटिटी विद डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अगर थर्ड पॉइंट देखे थे तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे पावर है तो पावर की जो यूनिट है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, क्यों? इसलिए कि पावर का सिंपल फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, और अगर हम पावर की यूनिट देखें तो इट इज जूल्स पर सेकंड, जो कि वॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स को या हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक नीड नहीं है कि हम जो है क्वांटिटीज को याद कर सकें। ये कोई कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है जिनको हम याद कर सकें। तो जो हमारी एसआई यूनिट्स हैं उनसे हमें बड़ी आसानी से किसी भी ड्राइव वैल्यू का या किसी भी फॉर्मूले का यूनिट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे पावर की एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लास्ट इसका पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स हैं दे आर दी कोहेरेंटली ड्राइव्ड एज दी सिंपल अलजेब्रिक division or multiplication of a few base units. ठीक है, using the same equation as the quantity being measured. So these are the few points for the SI system which we can write as the advantages of the SI system.
नाउ स्टूडेंट्स अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सिमिलर यही क्वेश्चन है हमारे पास स्टेरेडियन के लिए, ठीक है। तो अगर हम रेडियन इन वन सर्किल को डिफाइन करते हैं तो सिंपल इसका फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम सिंबल्स के साथ लिखें तो हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस विच इज द आर्क लेंथ, और जो हमारे पास रेडियस है सर्किल का वो आर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रोटेशन करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, एक कंप्लीट सर्किल फॉर्म करता है, तो बेसिकली ये इसका कंप्लीट सर्किल एक कंप्लीट आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये कंप्लीट आर्क लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 पाई आर के इक्वल है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एक कंप्लीट आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन में आप देख रहे हैं एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है। तो एक कंप्लीट सर्किल जब आर्क लेंथ से फॉर्म होता है तो हमको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल मिलता है, और इसकी वैल्यू 2 पाई आर होती है। अब अगर इसको रेडियस से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 पाई रेडियन आ जाएगा, विच इज 1 revolution, which is number of radian in 1 revolution, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह हम स्टेरेडियन की बात करें तो स्टेरेडियन हमारे पास एक सॉलिड एंगल या एक 3 डायमेंशनल एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमने रेडियंस के लिए जो फॉर्मूला लिखा, सिमिलर कुछ इसी तरह का फॉर्मूला होगा इसके लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्फीयर, ठीक है, यहाँ पे स्फीयर होगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए स्टेरेडियन एंगल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो इट इज इक्वल एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ जब हम अपने स्फीयर के अंदर एरिया फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्फीयर आ जाएंगे 4 पाई स्टेरेडियंस, ठीक है। तो ये स्टेरेडियन और रेडियंस की रिप्रेजेंटेशंस थी, ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हमसे डिस्कस की गई थी, पूछी गई थी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। तो सिंपल अगर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन देखी जाए या लीस्ट काउंट एरर को हम डिफाइन करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम इसके लिए सिंपल सी बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास अगर एक वर्नियर कैलिपर है उसका एक लीस्ट काउंट है विच इज 0.01 सेंटीमीटर, और सिमिलर हमारे पास एक और डिवाइस है लाइक स्फेरोमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट है ये हमारे पास हो सकता है लाइक 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो स्फेरोमीटर है उससे हम देख रहे हैं कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो जो स्फेरोमीटर होगा वो हमारे पास ज्यादा अच्छी वैल्यू दे सकता है, इस वैल्यू के अंदर एरर मिनिमम होगा, ठीक है। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा यानी उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करने की जितनी सलाहियत ज्यादा होगी, ठीक है, मींस उसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा तो उस रीडिंग में एरर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट द लीस्ट काउंट error belongs to the category of random errors, but within a limited size it occurs with both systematic and random errors. So how we can reduce it? We can reduce the least count error by using instruments with higher resolution, improving experimental techniques and etc. ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर्स डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर हम ये कर सकते हैं इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर्स डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट बट इट कैन मेक आंसर मोर प्रिसाइज, ठीक है। आंसर हमारा प्रिसाइज तो हो सकता है किसी ऐसी वैल्यू में जिसमें बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए हो, वो आंसर हमारा प्रिसाइज तो हो सकता है मगर ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उसके साथ हम एक्यूरेसी की या एक्यूरेट वैल्यू की भी रिप्रेजेंटेशन दे दें या उसको डिफाइन कर लें कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर होता कौन सा है। वो आंसर एक्यूरेट होता है जो कि हमारे पास जो हमारी ली गई रीडिंग जो है वो हमारे जो एक्चुअल वैल्यू है उससे क्लोज हो,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वायर है जिसकी एक्चुअल लेंथ है 10.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। सपोज एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। स्टूडेंट ए जो रीडिंग मेजर करता है इसी वायर की जो जिसकी एक्चुअल लेंथ 10.6 सेंटीमीटर है, स्टूडेंट ए मेजर करता है 10.5 सेंटीमीटर और स्टूडेंट बी जो है वो मेजर करता है 10.15 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट बी की मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 10.15 में 4 डिजिट्स है और जो स्टूडेंट ए ने मेजरमेंट किया उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स स्टूडेंट बी के कंपेयर में तो कम है, यानी 1 0 एंड 5 3 डिजिट्स, ठीक है। मगर जो हमारा स्टूडेंट ए का आंसर है वो हमारे पास 10.6 वैल्यू से क्लोज है, ठीक है। इसीलिए हमारा स्टूडेंट ए जो है जो मेजरमेंट कर रहा है, जो रीडिंग नोट कर रहा है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू विच इज 10.6 उससे क्लोज है। जबकि अगर स्टूडेंट बी की रीडिंग देखते हैं तो 10.15 ये हमारे पास प्रिसाइज जरूर है मगर ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, यानी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे क्लोज नहीं है, ठीक है। इसीलिए 10.5 हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल लेंथ से क्लोज होने की वजह से ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का ज्यादा होना किसी नंबर के अंदर प्रिसिशन को तो रिप्रेजेंट कर सकता है मगर एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। नाउ तो सिंपल इसका आंसर हो सकता है प्रिसिशन मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर, ठीक है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ये की पॉइंट है इसका, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हमारे पास जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना उसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन जितने ज्यादा क्लोज होंगे हमारी डिवाइस हमको उतनी अच्छी रीडिंग देगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम सिंपल एक वायर की लेंथ को मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। और ये लेंथ हमें मालूम होती है, ये हम फाइंड कर पाते हैं एल हमारी जो लेंथ है, ठीक है, वायर की वो है 10.5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, दिस मींस दैट इट्स ट्रू लेंथ lies between 10.4 मिलीमीटर टू 10.6 मिलीमीटर। ये जो 0.1 हमारे पास आ रहा है ना ये हमारे पास अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम एक्चुअल लेंथ में से विच इज 10.5 इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ डाउट है जिसको हम अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये जो प्लस माइनस है अगर हम इसको यहाँ प्लस एंड माइनस करके रिप्रेजेंट करें तो जो हमारी रेंज बनती है वो 10.4 और 10.6 मिलीमीटर्स बनती है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो 10.4 और 10.6 के दरमियान लाई कर रही है। जब ये हमने मेजरमेंट की है वर्नियर कैलिपर से तो इसकी ट्रू लेंथ हमें इस रेंज के बिटवीन रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब इसी वायर को हम एक और डिवाइस लाइक स्क्रू गेज से मेजर करते हैं और इसकी लेंथ अब हमें मिलती है L इज इक्वल टू 10.50, ठीक है, प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज से मेजर की गई ये जो लेंथ है अगर ये प्लस माइनस वाली वैल्यू 10.50 में से माइनस और प्लस की जाए तो इसकी रेंज हमें मालूम हो जाएगी विच इज 10.49 मिलीमीटर टू 10.51 मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी स्क्रू गेज से ली गई रीडिंग की जो रेंज है हमारे पास वो 10.49 मिलीमीटर टू 10.51 मिलीमीटर के दरमियान है, ठीक है। जबकि वर्नियर कैलिपर की रेंज अगर आप नोट करें तो ये रेंज और स्क्रू गेज की जो रेंज है हमारे पास इन दोनों में जो प्रिसाइज वैल्यू है वो हमारे पास स्क्रू गेज से ली गई वैल्यू है, ठीक है। तो स्क्रू गेज से जो नोट की हमने रीडिंग इट इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है इफ क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस सो इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड
or divide? Can we add or and subtract them? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है बेसिकली कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस, तो उनको क्या हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं या इनको हम ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो यस, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दे गिव अस द डायमेंशन ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। हम दो वैल्यूज जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायमेंशन की, उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है, और जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आउटपुट में कोई एक क्वांटिटी मिलती है, कोई एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो कि ड्राइव क्वांटिटी होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल है फोर्स की, तो फोर्स हमारे पास इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अगर हम सिंपल इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास डायमेंशन जो मास की होगी वो होगी हमारे पास कैपिटल M, ठीक है, और इसी तरह एक्सेलरेशन की अगर हम डायमेंशन देखें तो इट इज कैपिटल L एंड t पावर -2। तो फाइनली फोर्स की डायमेंशन हमें मिल जाएगी F इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल L t पावर -2, ठीक है। तो ये मास और एक्सेलरेशन से हमें ड्राइव होके फोर्स की डायमेंशन मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अपनी डायमेंशनल वैल्यूज को या डिफरेंट डायमेंशंस को। मगर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ सिमिलर वैल्यूज के दरमियान ही पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं m प्लस m करूंगा तो ही ऐड हो सकता है, ठीक है, मैं l प्लस l करूंगा तो ही ऐड हो सकता है, मैं t प्लस l नहीं कर सकता, ठीक है। l एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट डायमेंशन है, और t एक डिफरेंट डायमेंशन है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि we can add only the same dimensions or subtract only the same dimensions। हम add या subtract same dimension को कर सकते हैं, जबकि divide और multiply हम different dimensions को कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट often used? So simple, we can say that a quantity can be taken as time standard if it is accessible and invariable means constant, ठीक है। तो सिंपल अगर हम ह्यूमन पल्स की बात करें तो हम इसको एज अ कांस्टेंट या टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि किसी एक ह्यूमन की जो पल्स रेट होता है वो वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे कि अगर कोई पर्सन रेस्ट में है तो उसकी पल्स रेट जो होगी वो डिफरेंट होगी, अगर वो वॉक कर रहा है तो डिफरेंट होगी, इवन वो रन कर रहा है तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो एक ही ह्यूमन की जो पल्स रेट है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कंडीशंस में, इसीलिए ह्यूमन पल्स रेट को एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं लिया जा सकता। अगर हम बात करें स्विंगिंग पेंडुलम की तो सिंपल ये हमारे पास पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड भी एज अ टाइम स्टैंडर्ड हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये वेरी करता है और इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मे चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, देयरफॉर टाइम पीरियड में चेंजेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीज विद g एंड g मतलब आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये एल्टीट्यूड के चेंज होने पर, यानी अगर आप जमीन पे अर्थ पे पेंडुलम की वैल्यू को नोट करें और अगर वहां पे आपके पास एल्टीट्यूड डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंट है, यानी आप किसी हाइट पे रीडिंग नोट करते हैं और आप किसी यानी ऐसी जगह जाते हैं जो थोड़ा सा सरफेस पे थोड़ा सा यानी कि डेप्थ में है, ठीक है, तो वहां पर आपको रीडिंग जो है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट वी कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एंड सपोर्ट में इफेक्ट द टाइम पीरियड। जिस जगह से आपने अपने पेंडुलम को हैंग किया होता है तो वहां पे पेंडुलम जब स्विंग कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त वो फ्रिक्शन की वजह से एरर कॉज कर सकता है। इसी तरह जो हमारा पेंडुलम जो है एयर में मूव कर रहा होता है तो जो एयर फ्रिक्शन होती है या जो एयर की रेजिस्टेंस होती है वो भी हमारे पेंडुलम के टाइम स्टैंडर्ड को या टाइम को डिस्टर्ब कर सकती है, वेरी कर सकती है। इस वजह से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमसे पूछा जा रहा है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन? सो सिंपल वी कैन आंसर लाइक इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन दैट इक्वेशन may
और मे नॉट बी अ राइट इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास सिंपल सी एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है जैसे। तो इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इट इज F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम F इज इक्वल टू एम ए की डायमेंशंस को देखते हैं तो हमारे पास इनकी डायमेंशन करेक्ट आती है। ठीक है, और ये फॉर्मूला एक हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला है और ये हमें करेक्ट सेंस देता है। मगर अगर इसी फॉर्मूले के अंदर मैं एम ए से पहले 2 पाई को ऐड कर दूं तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 पाई एम ए। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं डायमेंशन अब फाइंड करूं तो ये जो 2 पाई है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। 2 पाई ऐड करने के बावजूद मेरे पास इस फॉर्मूले की डायमेंशन सेम आ रही होंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम सिंपली इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड will be same, therefore it will be dimensionally consistent but it is not correct equation। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो एक करेक्ट इक्वेशन भी हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए और इनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए। ठीक है, तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चंस होपफुली आपके लिए फायदेमंद होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।